हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर कवर कर रहे हैं और उनमें भी 8 मॉडल पेपर हमने कवर कर लिए हैं। 9वां मॉडल पेपर आज स्टार्ट होगा। ठीक है, संजीव डेश्वर को कवर कर रहे हैं, इसके बाद में हम एक्सीलेंट को कवर करेंगे। तो आप वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी नई वीडियो आएगी वो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आप लाइक कर दो। आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को तो आप पहले लाइक कर दो। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करेंगे हम कौन सा 9 मॉडल पेपर। 8 मॉडल पेपर की मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। आप चैनल पर टैप करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पे जाके देखिए 1 से लेकर 8 की सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आपको जो भी मॉडल पेपर देखना हो उसको आराम से देख सकते हो। उसके बाद में अगर मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मेरे को कमेंट कीजिएगा, उसको सोल्यूशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलो एक रही बात है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन मॉडल पेपर में मिल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखा करें। तो आज भी आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, चलो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ वीडियो, तो मेरे को पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं 9वां मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन 225 के अभाज्य गुणनखंड को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। आपको क्या करना है, 225 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है 225। अब कई विद्यार्थी क्या करेंगे, 5 को देखे नहीं कि 5 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 5 दिख गए, 5, अरे नहीं, सबसे पहले 2 का चेक करो। 2 का चेक कैसे करते हैं, जब इकाई पर 0 2 4 6 8 होता ना तो 2 का देते हैं। तो इसमें तो है नहीं तो 2 का तो नहीं जाएगा। 3 का चेक करो। 3 का कैसे चेक करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को जोड़ने के बाद में अगर मान लो वह संख्या 3 की पहाड़ी में आ रही है तो 3 का भाग देते हैं। अब देखें इनको अंकों को जोड़ो, 2 और 2 4 और 5 9, तो 9 3 के पहाड़ी में आ रहा ना तो 3 का जा रहा है इसमें, तो देव 3 का। 3 7 21 बच गया, 1 3 पंजे 15। फिर से 3 का चेक करो, 7 और 5 12, और 12 3 के पहाड़े में आ रहा तो फिर से देखो 3 का कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब फिर से 3 का चेक करो, अब तो नहीं आ रहा, 5 और 2 7, 7 तो 3 के पहाड़े में नहीं, तो 3 का तो फेल हो गया। अब चलो 5 बार, 5 का चला जाएगा। अब कितनी बार, 5 बार। 5 में 5 का कितनी बार, 1 बार। तो 225 के गुणनखंड क्या क्या हुए हमारे पास, 3 की पावर तो कितनी होगी, 2, 1 2, 3 की पावर तो 2 इंटू 5 की पावर भी 2, 5 की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन है। ठीक है, चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो, इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ। एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ है हमारे पास 27, और उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, सॉरी हाँ एलसीएम। एचसीएफ तो कितना आपके पास 27, और एलसीएम कितना है, लघुत्तम समापवर्तक कितना आपके पास 162 है। यदि एक संख्या 54 है, एक संख्या मतलब ए कितना है आपके पास 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको बी ज्ञात करना है। अब आपके पास एक फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल बराबर क्या होता है, ए इंटू बी, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, चलो एलसीएम का मान कितना हमारे पास, एलसीएम का मान है 162 इंटू एचसीएफ का मान कितना हमारे पास 24 27 बराबर ए का मान कितना है 54 इंटू बी का आपको निकालना है। तो बी देखो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 162 इंटू 27 और बटा में कितना 54 बराबर में क्या आपके पास बी। अब इसको काट दो, 27 एकम 27, 27 दूना 54, 2 से इसको काट, 2 एकम 2 और इसको भी काट दो, 2 अंटे 16 और 2 एकम 2। तो बी का मान कितना है हमारे पास 81। बी का मान बोलो कितना है हमारे पास 81। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है। चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास पहले का तीसरा। हाँ जी, चित्र में बहुपद एफ एक्स बराबर दे रखा आपको, क्या एफ एक्स बराबर दे रखा हमारे को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी आलेख द्वारा दर्शा गया है ना। तो अब देखो अगर मान लो आपके पास ऐसा डायग्राम है ना, ऐसा चित्र है ना, ऐसा, तो इसमें ए 0 से बड़ा होता है, बी 0 से छोटा होता है और सी 0 से बड़ा होता है। और अगर मान लो आपके पास ऐसा डायग्राम है, नीचे की तरफ मुंह है, उसमें देखो क्या आपको याद रखना है, डायरेक्ट ए 0 से छोटा होता है, बी 0 से बड़ा होता है और सी 0 से छोटा होता है। दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है,
तो आपके पास इसमें कोई सा भी ऑप्शन है ना वो देख लेना, इनमें ये ए जीरो से बड़ा होना चाहिए, बी जीरो से छोटा होना चाहिए और सी जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। कब? जब मुंह ऊपर खुला हुआ है ना। आपको ये आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में है, 11 12th में है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर भी अगर मान लो मुंह ऊपर है तो ए जीरो से बड़ा होगा, बी जीरो से छोटा होगा और सी जीरो से बड़ा होगा। अगर मान लो मुंह नीचे है तो ए जीरो से छोटा होगा, बी जीरो से बड़ा होगा और सी जीरो से छोटा होगा। ठीक है ना। इनको आप लिख लेना, याद कर लेना डायरेक्ट। ठीक है। तो ऑप्शन तो इसमें कट हो गया, देख लेना कौन सा ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, चौथा क्या है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, रेखाएं हैं दो, ठीक है, कब तो संपाती होती है, कब प्रतिच्छेदी होती है और कब समांतर होती है। ये तीनों कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती है, एक हल होता है, एक हल होता है, एक हल होता है। ठीक है। दूसरी चीज समझो, रेखाएं समांतर कब होती है, जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। समांतर होगी तो कहीं नहीं काटेगी, मतलब एक भी जगह नहीं काटेगी, अगर काटेगी नहीं तो कोई हल भी नहीं होगा। ये एक जगह काटेगी, प्रतिच्छेदी ऐसे क्रॉस में चलती है, प्रतिच्छेदी मतलब काटती है तो एक हल होगा। ठीक है ना। अब इसमें कोई हल नहीं होगा क्योंकि लाइन कैसी है, समांतर, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरी बात है हमारे पास, रेखाएं संपाती कब होती है, तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो अगर मान लो संपाती एक दूसरे के ऊपर ही है, अनंत जगह काटेगी तो अनंत हल होंगे, अनंत जगह काटेगी तो अनंत हल होंगे। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल तो इसी कंडीशन में होगा भाई, कोई हल नहीं होगा, ये कंडीशन लगेगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 को ना, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे काम में आएगा नहीं। तो अगर मान लो कोई हल नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन लगाएंगे हम, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के। ठीक है। अब समझ में आएगा ना ये कंडीशन क्यों लगेगी। तो अब निकालते हैं यहाँ से k का मान। आपके पास समीकरण है x प्लस वाई माइनस में 4 बराबर 0, और दूसरा आपके पास 2x प्लस के वाई और माइनस में 3 बराबर में क्या आपके पास 0। यहाँ से a1 का मान बताओ, a1 जो x के साथ है कुछ नहीं है तो 1 है, b1 का मान बताओ जो y के साथ है 1 है, और c1 बताओ कितना मेरे पास माइनस का 4 है। अब इसमें a2 बताओ, a2 बोलो कितना है, x के साथ कितना है 2, b2 बोलो कितना हमारे पास y के साथ बोलो कितना है k, और c2 बोलो हमारे पास कितना है माइनस का 3। अब बताओ आपको कौन सी कंडीशन लगानी है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो लगाओ a1 a1 बटा a2 करो, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के। तो a1 का मान कितना है 1 बटा में कितना 2 बराबर b1 का मान कितना है 1 और बटा में कितना k। अब वज्र गुणा करो इनको, तो k को 1 से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा बराबर 2, k 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 2, तो k का मान बोलो कितना निकल के आएगा हमारे पास 2। कौन सा ऑप्शन आपके पास बी। ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई हल नहीं होगा तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। चलो मैं आगे, नेक्स्ट मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है। अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा ना, तो अपने डेस्क वर्क को खोल लो सामने और फिर देख लो, वैसे तो दिख रहा होगा। ठीक है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो डेस्क वर्क को ओपन कर लो और उसमें देख लो क्वेश्चन और उत्तर यहाँ से। आप पहले खुद सोल्व किया करें, है ना, उसके बाद में देखा करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कोई समांतर श्रेणी है, प्रथम पद तो है 4 मतलब ए तो कितना हमारे पास 4, और सार्वंतर है 3 मतलब डी कितना हमारे पास 3 है, तो समांतर श्रेणी होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एपी निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए। ठीक है। कोई भी पद निकालने के लिए, तो अगर मान लो हम a2 निकालें तो a2 बताओ क्या होगा a प्लस डी। अगर मान लो हम a3 निकालें तो वो क्या होगा a प्लस 2d होगा। अगर मान लो हम a4 निकालें तो वो क्या होगा a प्लस 3d होगा। ठीक है ना। ऐसे ही चलता रहता है आगे आगे। ठीक है। एक कम करके लिख दे, तो a तो है आपके पास, ठीक है, a प्लस डी, a2 निकालो, a का मान कितना है 4 और d का मान कितना है 3, a2 कितना आया 7। a3 निकालो, a का मान कितना है हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना हमारे पास, डी का मान हमारे पास 3, तो 3 दूना 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया।
फिर A4 निकालो, A का मान बोलो कितना है 4 प्लस 3 इंटू D का मान कितना हमारे पास है 3, 3 3 9, 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास 13। तो बताओ AP क्या निकल के आएगी हमारे पास, AP पहला पद कितना है A कितना है 4, फिर दूसरा पद कितना है 7, फिर तीसरा पद कितना है 10, फिर चौथा पद कितना है 13, ठीक है ना, डैश डैश ऐसे चलता जाएगा। तीसरा पद कितना हमारे पास 13। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपके पास, बी ऑप्शन है। ठीक है, कोई भी पद निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए, उसके बाद में आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट देखो, आप तो एक तो वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जो भी फ्रेंड है ना उन सब तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगी, ठीक है। जल्दी से जल्दी हमारा चैनल क्या हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, इतना शेयर कीजिए कि सब तक पहुंचाए। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, छठवा क्या है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, कई क्वेश्चन होंगे, बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। कई क्वेश्चन होते हैं जो आपके डेस्क वर्क में है लेकिन बुक में नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में था ही नहीं, आ गया ना इसमें, और ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एम के किस, अब ये क्वेश्चन भी आपके बुक में नहीं है, एम के किस मान के लिए 10 एम और -2 समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। अगर मान लो समांतर श्रेणी में है, हर जगह से डी समान होना चाहिए, समांतर श्रेणी में तभी होगा, हर जगह से डी क्या होना चाहिए, समान। यहां से डी निकालेंगे और यहां से डी निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम, बराबर। भाई समांतर श्रेणी कब बनती है, जब सभी पदों में डी क्या होता है, समान होता है, सार्वंतर क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो निकालो यहां से डी निकालो, डी निकालो, क्या होगा A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है m, माइनस A1 का कितना हमारे पास 10, डी निकाल दिया। अगला डी निकालो, क्या A3 माइनस A2, A3 का मान बोलो कितना है माइनस का 2, माइनस A2 का मान कितना है m है, रख दिया हमने। अब ये बोल रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में है तो दोनों डी बराबर होने चाहिए ना भाई, तभी तो समांतर श्रेणी बनेगी भाई, डी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो करो तो दोनों डी को बराबर करो, m माइनस 10 बराबर क्या होगा, -2 और -m बराबर, क्यों क्या, क्योंकि समांतर श्रेणी में है इसलिए डी दोनों को क्या होगा, बराबर होगा। m को एक साइड कर लो, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो m प्लस m बराबर, ये 10 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस में कितना 10, तो m और m कितना हो गया 2m बराबर में 10 में से 2 गए तो कितना बचा हमारे पास 8, तो m का मान बोलो यहाँ से कितना आएगा 8/2, m का मान आया हमारे पास कितना 4, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु 4,1 की y अक्ष से दूरी। अब इसमें देखो समझना, आप एक जगह गलती करोगे वो भी मैं बता देता हूं आपको। ये जैसे मान लो आपके पास y अक्ष है और ये आपके पास है x, ठीक है। इसमें बोला आपको 4,1, x पर तो कितना चलना है 4, तो 1 2 3 4, और y पर कितना चलना है 1, y पर चलना है 1, तो यहां पर कोई बिंदु होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि y अक्ष से दूर, तो y अक्ष तो यही रहेगा, इससे कितना दूर आए हम 4, तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी आपके पास 4 होगी। अगर मान लो आपके पास ये बिंदु ऐसे होता, कैसे कि यहां पर मान लो आपके पास होता -4, अब आपको पूछता कि y अक्ष से दूरी, माइनस में दे रखा है ना बिंदु, तो भी आपको दूरी प्लस में ही बतानी है, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, चाहे निर्देशांक माइनस का दे चाहे प्लस का दे, दूरी हमेशा आपको प्लस में ही बतानी है। तो अब बताओ, इस ये बिंदु नहीं देता, ये बिंदु ही देता, अब पूछता आपको y अक्ष से दूरी, तो आपको 4 ही बतानी थी, -4 नहीं बतानी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ जी, दिए गए समकोण त्रिभुज में tan c का मान है। देखो एक बार मैं त्रिभुज बनाता हूं, tan c इधर है आपके, ठीक है। यहाँ पर क्या आपके पास c है, यहाँ पर क्या आपके पास a है, और यहाँ पर क्या आपके पास b है। ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ये 4 है, और ये क्या है 5 है, और ये कितना आपके पास 3 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो c की बात हो रही है ना, तो ये सामने वाला लंब होगा, अगर मान लो b की बात होगी ना, तो फिर ये लंब होगा।
जिस कोण की बात होगा ना उसके सामने वाला लंब होगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इस सी की बात हो रही है, तो सी के सामने वाला तो क्या होगा, लंब। ये आपके पास आधार और कर्ण फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं थीटा के हिसाब से। भाई किस कोण की बात हो रही है, यहाँ पर इस कोण की बात हो रही है तो ये लंब, अगर मान लो इसकी बात होती तो फिर ये लंब होता। ठीक है, चलो तो टेन सी का पूछा है तो लाल बटा कक्का से देख लो, लाल बटा कक्का, तो टेन यहीं पे आता है, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना हमारे पास, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान कितना हमारे पास 5, आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, 3/5 सा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5 मीटर ऊंची एक मीनार से पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु से मीनार कितनी दूरी पर स्थित होगा। ऐसे बोल रहा है कि 5 मीटर कोई मीनार है, 5 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, एक मीनार से पृथ्वी पर स्थित, पृथ्वी पर कोई बिंदु है स्थित, किसी बिंदु का अवनमन कोण है, ये आपके पास बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण बोल रहा है तो यहाँ पे दर्शाओ कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो बिंदु से, इस बिंदु से मीनार कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी आपको ये निकालना है। इसको क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, इसको नाम दे दो। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपके पास, 30 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको x निकालना है, तो इसमें लाल बटा कक्का से देखो ना क्या क्या काम में आ रहा है, एक तो लंब काम में आ रहा है और एक आधार। तो लंब और आधार लाल बटा कक्का से बताओ किस में लगेगा, tan में लगेगा। तो पहले तो लिख दो, माना बिंदु से, बिंदु से मीनार की दूरी, मीनार की दूरी क्या है आपके पास, x है। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में बताओ क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना दे रखा है हमारे को, 30 डिग्री दे रखा है, बराबर लंब का मान कितना है 5 है और आधार का मान कितना है x है। tan 30 का मान सारणी से देखो 1/√3 बराबर में 5 और बटा में x, वज्र गुणा करो इनको। ठीक है, इसको तो मैं हटा देता हूँ इधर साइड में। हाँ जी, तो वज्र गुणा करो तो x 1 से गुणा होगा तो x आएगा, बराबर 5/√3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 5/3। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। चलो मैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 9वां है और 11वां है। 11वां क्या आपके पास, 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। संरेखी का मतलब जानते हो, ऐसे सीधी लाइन, तो ये कोई वृत्त थोड़ी बन रहा है, एक ये 2 बिंदु ये 3 बिंदु, ये कोई वृत्त थोड़ी बन रहा है, नहीं नहीं नहीं। तो इसमें वृत्त कब बनता है, जब संरेख बिंदु संरेख नहीं होते हैं, ऐसे गोलाकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे थोड़ी है, नहीं है, इसमें संरेख का मतलब एक सीधी रेखा पर है, तो उसमें वृत्त थोड़ी बनेगा, उसमें वृत्त नहीं बनेगा, उसमें न तो त्रिभुज बनेगा न वृत्त बनेगा, बस एक लाइन बनेगी सीधी। तो इसमें वृत्तों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। हाँ जी, यदि एक समचतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है तो देखो आपके पास ये कोई चतुर्भुज है एबीसीडी। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या है, कोई वृत्त है, ए बी सी और डी, ये इसके क्या है, अंदर कोई वृत्त है। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें देखो क्या होता है, ए बी प्लस सी डी बराबर होता है बी सी प्लस डी ए। ये आपने चैप्टर में भी देखा होगा, 12वें चैप्टर में है, 10वें चैप्टर में है, सॉरी 10वें चैप्टर में है। हाँ, तो क्या होता है बताओ, ए बी प्लस ये बी सी, सॉरी सी डी, सी डी सिद्ध भी किया होगा आपने, बराबर होता है बी सी प्लस में। ठीक है, ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, ए बी प्लस ए डी, बी सी और ए डी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है। अब देखो इनमें ए सी आ रहा है, ए सी से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। भाई इसमें भी ए सी आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी ए सी आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें भी ए सी आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। भाई ए सी से तो हमारे को कोई मतलब है नहीं, आपके पास बचा ये। भाई इस भुजा का योग किसके बराबर होता है, इस भुजा का और इस भुजा के। आपने सिद्ध किया होगा, सिद्ध किया होगा ये क्वेश्चन, नहीं किया है तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसको सिद्ध करवा दूंगा।
ठीक है ना। आपको डायरेक्ट याद भी रखना है और इसको सिद्ध भी करना है। एक तो इसके चारों तरफ समचतुर्भुज देगा और एक समांतर चतुर्भुज देगा, दोनों को सिद्ध करवाना है, उनको अच्छे से आना चाहिए, वो दोनों में से एक आ ही जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, हाँ को हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट है यदि वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कौन होगा, सॉरी त्रिज्यखंड का कौन होगा। ये आपके पास वर्त है और इसके अंदर क्या है, कोई त्रिज्यखंड है। अब ये बोल रहा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, इस वर्त का 12वां भाग है, तो कोण ज्ञात कीजिए। आपको कभी भी दे देना ऐसे, मेरे को एक चीज बताओ, इस वर्त में कोण कितना बनेगा, 360। अब ये कौन सा भाग है, 12, तो 12 का भाग दे दो, 12 3 36, 30 डिग्री आ गया। आपको कभी भी पूछे ना कितना भी भाग करवाना है, जैसे मान लो इसके 10 भाग कर देता, ऐसे बोल भाई ये 10वां भाग है, तब 360 में किसका भाग देते हम, 10 का भाग देते, और कोण कितना आ जाता, 36 डिग्री आता। जितने भी भाग बन रहे हैं ना उसी का भाग दे दो, कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है दो बेलनों के आयतन बराबर हैं, आयतन क्या है, दोनों के बराबर हैं, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो तो दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं हम, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की देखो क्या दे रखा आपको, त्रिज्याएं का आयतन बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इसको मान लेते हैं H1, इसको मान लेते हैं H2, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। आपको देख रखा है ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब H1/H2 कितना दे रखा है आपको, 1/3 दे रखा है। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, मतलब R1/R2 आपको क्या है, निकालना है। चलो तो हम एक काम करते हैं, इसको उधर भेजते हैं। क्या क्या बचा आपके पास, R1 का स्क्वायर H1 बराबर, इधर बचा आपके पास R2 का स्क्वायर H। ठीक है, R2 को तो इधर ले आओ बटे में, H1 को उधर ले जाओ, तो R1 स्क्वायर बटा में R2 स्क्वायर बराबर H1 है ना, इधर बटे में आ जाएगा H2 बटे में H1। ठीक है, चलो अब जो भी मान दे रखा वो रख दो, तो R1 का स्क्वायर बटे में R2 का बराबर H2 का मान कितना हमारे पास, H2 का है 3 बटा H1 का कितना है, H1 का है, इसको उल्टा मत कर देना भाई, यहाँ पर H2 रखना है, H1 मत रख देना। ठीक है, H2 तो H2 का मान कितना है 3, और H1 का मान कितना, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर आएगा, तो किस में आएगा, अंडर रूट में, तो R1/R2 बराबर अंडर रूट 3 बटा में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/1। तो R1/R2 निकल के आएगा हमारे पास अंडर रूट 3/1। अंडर रूट 3:1 कौन सा ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया हमने, आयतन बराबर कर दिया, दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां अलग अलग थी, तो हमने क्या किया, R1 H1 R2 H2 अलग अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया कि R1 को तो इधर ले, R2 को तो इधर ले, और H1 को उसके बटे में ले गया। ठीक है भाई, गुणा में तो भाग में तो जाएगा। अब H2 और H1 का मान रख दिया, स्क्वायर में था तो अंडर रूट में चला गया। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हम, हाँ 15वां क्या है, हाँ जी। नेक्स्ट क्या आपके पास यदि एक्स आई वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, एफ आई इनकी संगत बारंबारताएं हैं तथा एक्स बार माध्य है, तो इसके बराबर होगा किसके, सिग्मा एफ आई एक्स आई और माइनस में एक्स बार। अब इसका मान होगा आपके पास 0, ये आपको डायरेक्ट याद रखना, आपके सिलेबस में ये है नहीं, ये 11th 12th का पोर्शन है, तो आपके सिलेबस में ये है ना, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास नेक्स्ट है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकेंगे तो ऑप्शन क्या क्या आएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके पास क्या होंगे, वर्ग वो होंगे कुल परिणाम होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा आपको, अभाज्य संख्या प्राप्त करने पर, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए आपके पास, 6। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, एक तो स्वयं का जाता है, एक एक का जाता है, बस इनका ही जाता है, बाकी अंदर का नहीं जाता, एक 3 है और एक 5 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 3, कट के कितना हो गया, 1/2 हो गया।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ जी, एक गांव के 32 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, तो इनका बहुलक, बहुलक बताओ कितना हो जाएगा, यही सेलेक्ट होगा, तो बहुलक कितना होगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास हाँ चलो, ये तो हो गया ना, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहला क्या 18 हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, पहले क्वेश्चन के तो कंप्लीट हो गए, 18 भाग हो गए ना कंप्लीट। हाँ, ये 18 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से लेकर 5 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। तो अगर मान लो विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है, जीरो से क्या है, छोटा है। अगर छोटा है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक है ना भाई, जीरो से छोटा है, जीरो छोटा मतलब माइनस में है, तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। फिर अगला आपके पास निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। आपको रिक्त स्थान दे रखा है, इनको क्या करना, हमारे को भरना है। ठीक है, तो 5, फिर रिक्त स्थान है, और फिर रिक्त स्थान है, और फिर है 9 सही 1/2। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 9 दूनी 18 एक 19, 9 दूनी 18 एक 19/2, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको एक तो ए कितना आपके पास, ए है हमारे पास कितना, पहला पद कितना है 5, और ये A2 A3 आपको निकालना है। एक तो A2 निकालना है और एक आपको A3 निकालना है। A4 दे रखा है, फिर A4 कितना दे रखा है हमारे को, 19/2। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर में कितना आपके पास 19/2। तो ए का मान कितना हमारे पास 5 प्लस में कितना 3D बराबर में है 19/2। ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2, और माइनस में कितना 5/1 लगा दो, तो 3D बराबर हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम बोलो कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 19 माइनस इसमें 2 बार जाएगा, ऊपर जाएगा कितना बनेगा 10 बनेगा भाई, 2 बार भाग जाएगा, और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9/2 आ जाएगा। 3D बराबर कितना आया, 3D बराबर निकल के आया 9/2, तो D कितना आएगा 9/2, ये बटे में आ जाएगा 3, 3 कट के कितना आ जाएगा, D बराबर आएगा 3/2। डी का मान कितना है हमारे पास 3/2। अब जो भी आपको पद चाहिए वो निकाल देंगे हम। ठीक है, कौन सा पद चाहिए, एक तो दूसरा A2 चाहिए, एक तो A2 चाहिए और एक A3 चाहिए। A2 का बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, A प्लस डी, और A3 का क्या हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है ना, इनमें अंदर A और D का मान रख देना और इनको आगे सोल्व कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास 2tan 30 डिग्री और 2tan 30 डिग्री बटे में है 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आंसर बताओ क्या होगा, 2 × tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होता है, सारणी से देखना। 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर है, 1/√3 का क्या है हमारे पास स्क्वायर है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलो, तो इस ये बताओ क्या हो जाएगा, 2/√3 और बटा इसका 1 माइनस इसका स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1, और √3 का कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे होगा हमारे पास 2/√3 बटा एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा हमारे पास 3, इसका बटा 1 लगा दो, तो इसमें 3 बार जाएगा, तो 3 और माइनस में कितना 1, तो बटा 2/√3, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 2/3, ऊपर ले जाओ इसको, बताओ क्या निकल के आएगा हमारे पास 2/√3 इंटू 3 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 बचा। √3 का अब क्या कर देंगे हम, परमेयकरण कर देंगे, तो 3/√3 और बटा में कितना, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास √3 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, क्या है कोई वर्ग है, वर्ग बना दो। हाँ, इसी किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ऐसे कोई बना दिया। ठीक है, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होता है वर्ग के विकर्ण के क्षेत्रफल के क्या होता है, आधा होता है।
या फिर ये देखो, ये और ये क्या है, दोनों समान है, इसमें लिख दो क्या पे समान होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है वर्ग का क्या है, ये वर्ग का क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। और अगर मान लो ये दोनों, इन दोनों के बारे में पूछे भाई दोनों त्रिभुज कैसे हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समान क्षेत्रफल के हैं। और वर्ग का पूछे तो वर्ग का पूछे तो आप आंसर क्या बता दोगे, भाई वर्ग का तो आधा हिस्सा ही है, ये आधा हिस्सा ही तो है वर्ग का। और अगर मान लो दोनों त्रिभुजों की बात हो तो क्या हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज समान होते हैं। तो इसमें क्या है, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। वर्ग के वर्ग के विकर्ण के बनाए गए संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक वर्ग, हाँ ये तो होगा ना, एक केंद्र O से वर्त के एक बाह्य बिंदु P से डाली गई स्पर्शरेखा की लंबाई OP सदैव, देखो ये आपके पास कोई वर्त है, ठीक है। इसके केंद्र O से बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु यहाँ पर कोई P है, इससे स्पर्शरेखा डाली जा रही है, ऐसे स्पर्शरेखा डाली जा रही है OP। तो स्पर्शरेखा की लंबाई सदैव OP से क्या होती है, कम होती है। ओपी सबसे बड़ा होता है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा, ये कर्ण ही तो होता है, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, बाकी ये दोनों क्या होती है, छोटी होती है। तो कर्ण से तो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, तो ओपी से क्या होगी, ये छोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है संख्याओं 1 2 3 15 तक, 1 2 3 डैश डैश कहां तक, 15 तक चार के गुणज चुने जाने की प्रायिकता। अब देखो इसमें चार के गुणज क्या क्या है, सबसे पहले 4, फिर 8, फिर 12, बस 15, 15 तो आएगा नहीं, तो 4 8 12, तो 3 ही तो है। तो कुल परिणाम तो कितने आपके पास, कुल परिणाम तो टोटल तो कितने, 1 2 15 तक हैं, कुल परिणाम तो आपके पास 15। अनुकूल कितने आ गया आपके पास 3, तो कट के कितना हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है ना। चार के गुणज, एक तो 4 है, 8 है, 12 है, बस 15 तक ही लेना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम कितने हमारे पास 15, तो कट के कितना हो गया, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, यदि 1261 तथा 1007 का एचसीएफ 97, तो एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो ए संख्या तो कितनी है आपके पास 1261, बी संख्या कितनी है आपके पास 1067, इनका एचसीएफ कितना हमारे पास 97 है। तो एलसीएम ज्ञात करना, आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो सूत्र क्या होता है बताओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में क्या होता है, ए इंटू बी। एलसीएम का मान आपको निकालना है, एचसीएफ का मान कितना है 97, बराबर ए का मान कितना है 1261 इंटू बी का मान कितना हमारे पास 1067। अब ये गुणा में है, किस में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो एलसीएम बोलो क्या निकल के आएगा, 1261 इंटू 1067, और बटा में कितना हमारे पास 97। अब इसको काट देना है, ठीक है। तो कटेगा किससे ये देखिए, एक बार 97 का भाग दो, इसमें 1067 में जाता है, 1067 में 97 का भाग देते हैं, 97 कितना बचा यहाँ पर, 16 में से 7 गया 7 और 9 कितना हो गया, 9 बचेगा यहाँ पर, 9 और 7 16, 97 में 97 कितने बार गया, 11 बार, ठीक है। ये कट के कितना हो गया 11। अब 11 को और किसको गुणा करना है, 1261 को गुणा करना है। एलसीएम क्या निकल के आएगा, 11 इंटू 1261, इनको गुणा कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है इसका, तीसरे का अगला, हाँ जी, 74 गुण 29 के अभाज्य गुणनखंडों को, 74 गुण 29। अब देखो 2 का तो जाएगा नहीं इसमें, ठीक है ना, 2 का तो भाई काय का 0 2 4 4 चाहिए, तो वो तो है नहीं। 3 का चेक करो एक बार, 7 और 4 11 12 13, 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 22 हो गया, तो 22 भी 3 के पढ़े में आता नहीं है, 3 का फेल हो गया। 5 का इकाई अंक 5 चाहिए, तो 5 का भी फेल हो गया। अब चलो 7 पर, एक बार 7 का देख के देखो 7 का देख के देखो, इसमें अगर जा रहा है तो 7 का भाग दे के देख लो, 7 एकम 7, ठीक है, और उतारा हमने 4 0, 7 की 42, उतारा 9, 7 का भी नहीं गया। फिर चलो हम 11 पर, 11 पर देखो ऐसे देना है, सबसे पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 21 का, ऐसे आगे चलता जाना है, ठीक है। चलो तो 74 गुण 29, 11 छीगी 66, 14 में से 6 गए तो बचा 8, उतारा हमने कितना 2, 11 7 77, 12 में से 7 गए तो कितना बचा 5, उतारा हमने 9, तो
मैं भी नहीं किया। फिर देखो देखिए 13 का कितना है 74 गुणन 30। तो 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 14 में से 5 गए तो 9 बचा, उतारा 2। 13 चौक 92, 13 का भी फिर 9 बच जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। अब देखो आप 17 का कितना है 74 गुणन 30। 17 × 3 = 51, 17 चौक 68, 14 में से 8 गए तो बता 6, उतारा 2। फिर 17 × 3 = 51, 17 चौक 68, 17 × 3 = 51, बच गया कितना 1, 1 उतारा, 17 संते 119, 119, 17 का जाएगा, 17 का भाग जाएगा कितनी बार 437 बार। अब फिर से 19 का देखो इसमें, गुन्नी एकम गुन्नी, गुन्नी दूना 38, ठीक है 38 कितना है 437, इसका देखो देखिए गुन्नी एकम गुन्नी, गुन्नी दूना 38, कितना बचा हमारे पास एक, सॉरी 13 में से 8 के तो 5 और 57, गुन्नी 30 57, कितनी बार गया 23 बार, ठीक है। और 23 में 23 का जाएगा कितनी बार, एक बार। तो ऐसे चेक करना आपको। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे बताओ, 74 × 30 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे क्या क्या, 17 × 19 × 23, ठीक है। सबसे पहले 2 का देना है, नहीं जाता है, 3 पर चलो, फिर 5 पर चलो, फिर चलो आप किस पर 7 पर, फिर चलो आप किस पर 11 पर, फिर चलो आप किस पर 13 पर, फिर चलो आप किस पर 17 पर, फिर 19, फिर 23, फिर ऐसे आगे आपको जाते जाना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद दे रखा है, शून्यांक 3 है तो के का मान, अगर शून्यांक 3 है तो इस 3 को इसके अंदर रखो, 0 के बराबर करो। तो 3 सॉरी 2 x की जगह रखो 3 स्क्वायर, प्लस x की जगह रखो 3 प्लस में k, और बराबर में क्या हमारे पास 0 है। तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 3 प्लस में हो गया हमारे पास k, बराबर में क्या है 0। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, प्लस में 3 और प्लस में k, और बराबर में क्या है 0। 18 और 3 कितना हो गया 21, प्लस में k और बराबर में 0। तो k का मान बोलो उधर जाके कितना हो जाएगा -21, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो क्या है, 3 हो गए ना। चौथा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर रेखाओं को बताना है कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी है, समांतर या समपाती है, ठीक है ना। अब जैसे पहले वो क्वेश्चन आया था ना एक, उसमें मैंने कंडीशन भी बताई थी आपको, ठीक है। चलो तो उससे चेक करते हैं। समीकरण क्या क्या आपके पास 5x - 4y और प्लस में 8 बराबर में है 0। दूसरा है 7x + 6y और माइनस में 9 बराबर क्या हमारे पास है 0, ठीक है। प्रतिच्छेद कर रहे हैं या समांतर क्या है। तो सबसे पहले A1 बताओ कितना है 5, B1 कितना है -4 और C1 कितना है 8। A2 देखो कितना है, A2 हमारे पास 7, B2 उसमें से देखो कितना है 6 और C2 कितना हमारे पास -9। अब निकालो A1/A2, A1/A2 तो 5/7। अब निकालो B1/B2, B1/B2 ये कितना आया 4/6, काट दो कितना हो गया माइनस का ना, माइनस का 2/3। तो दोनों बराबर हैं क्या, ये बराबर ही नहीं है, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये कंडीशन कैसी होती है, जब रेखाएं कैसी होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं, रेखाएं कैसी होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास हाँ जी, समांतर श्रेणी दे रखी है 18 16 14, 18 16 और 14। कितने पद लिए जाएं कि योगफल शून्य हो जाए, मतलब Sn बराबर 0 हो जाए। Sn क्या होना चाहिए आपके पास 0, Sn कितना होना चाहिए, ये तो बोल रहा है कितने पद लिए जाएं कि योगफल शून्य हो जाए, मतलब Sn योगफल मतलब Sn, Sn क्या हो जाए शून्य हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ से A बताओ कितना है 18 है, D बताओ कितना है 16 - 18 कितना बचा -2। Sn को बताओ क्या लिखोगे आप n/2 2a + n-1 इंटू में d बराबर में बताओ कितना हमारे पास 0 है। n का मान तो आपको निकालना है, तो n/2 2 इंटू a का मान कितना हमारे पास, a का मान है 18 प्लस में n का मान तो निकालना -1, d का मान कितना हमारे पास -2 और बराबर में क्या हमारे पास 0 है, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी n/2 तो ऐसा कैसा, ठीक है। 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, ठीक है।
अच्छा, माइनस 2 को माइनस इससे गुणा करो तो माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का तो 2n, और माइनस का 2 माइनस 1 से गुणा होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या हमारे पास 0। तो n बटा 2 ये कितना हो जाएगा, 36 और 2 38, और माइनस में 2n और बराबर में क्या हमारे पास 0। तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, ले लो n बटा 2, 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर तो रह जाएगा 18, 30 है ना यहाँ पे, यहाँ पर तो 18 रह जाएगा, माइनस में n रह जाएगा और बराबर में क्या हमारे पास 0। ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है चलो तो हमारे पास हुआ n इंटू में 18 माइनस एन बराबर में क्या आया हमारे पास 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दो, एक तो आएगा हमारे पास n बराबर 0, तो n बराबर 0 तो हो नहीं सकता, और एक रहेगा आपके पास 18 माइनस एन बराबर 0। n को उधर ले जाओ तो n का मान बोलो कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया। ठीक है, तो बताओ कितने कितने पद लेने पड़ेगा आपको, 18 पद लेने। ठीक है चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है हमारे पास क्या, 0,0, और दूसरा बिंदु क्या है 3,4। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना आपको, तो आराम से निकाल सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 x2 y2 अंडर रूट के अंदर रख देना इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है, साइन अल्फा बराबर कितना है 1/2, और कोस बीटा बराबर भी कितना है 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना आपको, अल्फा प्लस बीटा का। अच्छा इसमें देखो साइन अल्फा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 कितने पर होता है, साइन 30 पर होता है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल, अल्फा का मान तो कितना आया 30 डिग्री, अल्फा का मान बोलो कितना आया 30 डिग्री। ऐसे इसको निकालो, तो कोस बीटा 1/2 कितने पर होता है, कोस कोस 60 पर होता है, तो कोस 60 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल, बीटा का मान बोलो कितना आया 60 डिग्री। अब आपको क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, अल्फा का मान है 30 और बीटा का मान कितना है 60, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 90 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ जी, 5 सेमी त्रिज्या वाले कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। एक वर्त के बिंदु P पर पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा क्या है पी क्यू। ठीक है, ये कोई स्पर्श रेखा है, केंद्र O से जाने वाले रेखा के Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि ओ क्यू बराबर 13 है, यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है Q है, ओ क्यू बराबर कितना है 13 है। तो पी क्यू की लंबाई, ये समकोण त्रिभुज है तो ये आपको पी क्यू चाहिए, इसको आप x मान लो। ठीक है, इसको नाम दे दो p। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से, अरे पाइथागोरस प्रमेय से तो निकालना इसको, तो इसको आराम से पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेना। पाइथागोरस कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकाल देना। पाइथागोरस प्रमेय अगर मान लो आपने पिछले लेक्चर देखा ना तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ जी, वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 7 पाई है, एल कितना है 7 पाई, चाप की लंबाई एल से ही तो लिखते हैं, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात की, वर्त की त्रिज्या ज्ञात की। देखो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r थीटा बटे 360 होता है, यही तो होता है। और इसका मान कितना दे रखा है आपको 7 पाई दे रखा है। ठीक है, चाप की लंबाई का, पाई से पाई कैंसिल, दो दो से इसको भी उड़ा दो, दो से ये कितनी बार 180 बार, थीटा का मान रख दो यहाँ पर, यहाँ पर बचा ओनली r इंटू थीटा का मान कितना है 60 और बटे में कितना है 180, बराबर में कितना है 7, जीरो से जीरो, 6 एकम से 36 18, तो यहाँ पर बचा आपके पास r बटे में 3 और बराबर में कितना 7, वज्र गुणा कर दो इनको, बटा 1 लगा के, तो r तो 1 से गुणा होगा तो r, और 7 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ त्रिज्या कितनी निकल के आई हमारे पास 21 निकल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट है, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई 10 है और r कितनी है, त्रिज्या 6 है। ठीक है चलो, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू आर, ये तो होता है अगर मान लो चाप की लंबाई दे रखी है तो 1/2 L का मान कितना है 10 है, R का मान कितना 6, काट दो इसको, 5 5 6 का कितना हो जाएगा हमारे पास 30 सेमी। ठीक है, अगर मान लो आपके पास L और R दोनों दे रखा है तो इस फॉर्मूले से ही आप कर दो, आसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है।
11वां की आपके पास प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का, प्रथम विषम संख्या लेनी है। तो सबसे पहले 1, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 5, ऐसे कितने पदों तक? 10 पदों तक। ठीक है, इनका क्या निकालना है? समांतर माध्य। अच्छा, ऐसे लिख लो ना पूरी। 5, फिर आ जाएगा आपके पास 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सबका क्या करना है? योग करना है। और भाग किसका देना है? भाग किसका देना है बोलो? 10 का भाग देना। आपको क्या मिल जाएगा? सर माध्य मिल जाएगा। कर सकते हो ना इतना काम? तो सबको जोड़ के तो देखो मैं जोड़ ही देता हूँ इनको। 19 और 1 कितना हो गया? ये हो गया 20। तो 20 प्लस 17 और 3 कितना हो गया? 20। 15 और 5 कितना हो गया? 20। 13 और 7 कितना हो गया? 20। और 11 और 9 कितना हो गया? 20। और बटे में कितना हमारे पास? 10। तो टोटल कितना हो गया? 20 40 60 80 100। तो 100 बटा में कितना? 10। कैंसिल हो गया कितना? 10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है 32 परिवार के सदस्यों की, इसका क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक जो सबसे बड़ी, कोई तो देखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये हमने मॉडल पेपर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम फिर तक आप तक पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम मॉडल पेपर को 90 को खत्म कर देंगे और संजीव एक्सीलेंट को स्टार्ट कर देंगे। एक्सीलेंट डेस वर्क ना, उसको स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।